हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्जाम इसके इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीजीएससी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के रूप में डिस्कस किया जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के टॉपिक संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यह प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है आप सभी के सामने है और पहला प्रश्न आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। इस पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या है? संसद में 2 दलों का बहुमत, संसद में 1 दल का बहुमत, संसद में 3 दलों का बहुमत, संसद में किसी दल का बहुमत नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संसद में किसी भी दल को जब बहुमत नहीं मिलता है तो उसे ही त्रिशंकु संसद के नाम से जानते हैं। आम संसदीय चुनाव के पश्चात जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति को त्रिशंकु या लटकती हुई संसद कहा जाता है। इसका परिणाम होता है चुनाव के पश्चात मिलीजुली अर्थात गठबंधन की सरकार या पुनः नए निर्वाचन की घोषणा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था? मोस्का, मिशेल्स, पेरेटो या लॉसबेल ने? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रॉबर्ट मिशेल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल पार्टी में अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन करने के उपरांत ये बात क्लियर की कि समाज में भी संगठन हो उसका नेतृत्व गिने चुने लोगों के हाथों में होता है। उनके अनुसार लोगों का बहुत बड़ा भाग सुस्त, उदासीन और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। साथी लोग इस स्थिति का लाभ उठाकर नेतृत्व प्राप्त कर लेते हैं और इसी को उन्होंने अल्पतंत्र का लौह नियम नाम दिया। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः इक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। यह कथन किस विचारक का है? डनिंग, गैटिल, फास्टर या कोकर का? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोकर। फ्रांसिस विलियम कोकर ने अपनी प्रसिद्ध रचना रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में इक्विनॉस के बारे में कहा कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कानून विषयक विवेचन उनकी महानतम देन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रश्न है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है, राज्य अध्यक्ष के पास वीटो की शक्ति है, प्रधानमंत्री राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, संसद पर कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। राजस्थान पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? कुलीन तंत्र, संसदीय, राजशाही या तानाशाही? और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है? हरमन फाइनर, हेरोल्ड लॉस्की, आइवर जेनिंग्स या रैमजे म्यूर? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैमजे म्यूर। लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली में नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों के संदर्भ में यह कथन रैमजे म्यूर का है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्नेड में नौकरशाही की तुलना फ्रैंकस्टीन दानों से की है, जो अपने सृजनकर्ता को ही खा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस, बजट पर चर्चा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या निर्वाचक गण? और यहां पर
राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। भारत में कानूनी अधिसत्ता जो है वो संसद के अधीन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार टीजीटी पीजीटी एग्जाम की दृष्टि से। गणतंत्री, संघीय, अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक नहीं, ये गलत हो गया। गणतंत्री, एकात्मक, संसदीय, पेवर एकात्मक नहीं है इसलिए ये भी गलत हो गया। गणतंत्री, संघीय और संसदीय, और राइट आंसर यही बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, लोकप्रिय सदन से लिए जाते हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, मंत्री बनने के पश्चात विधायिका के सदस्य बन जाते हैं। यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में संसद सरकार पर निर्भर करती है, सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, सरकार संसद पर निर्भर करती है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस पर आधारित है? एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने पर, अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में, सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता विभाजित करने में। और राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण अर्थात शक्ति के विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है यह बताना है? विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, राजनीतिज्ञों तथा सिविल सेवकों के बीच संबंधों के आधार पर, लिखित तथा अलिखित संविधानों के आधार पर, कठोर तथा नमनीय संविधानों के आधार पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर संसदीय तथा अध्यक्षात्मक सरकारों का जो है वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, और राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। तो ये सारी जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए। ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी वाल्टर वेजहार्ट, ऑप्शन डी मेडिसन, और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर वेजहार्ट। अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर वेजहार्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। पुस्तक का नाम भी याद रखना है, क्या नाम है? द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, और विचारक वाल्टर वेजहार्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होता है, मंत्री भी विधानसभा के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, कार्यपालिका का अध्यक्ष चुनाव नहीं होता है। तो राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? वास्तविक अध्यक्ष होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, नामधारी अध्यक्ष होता है, वीटो की शक्ति नहीं होती है। तो राइट आंसर यहां पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है, राज्य का, सरकार का, राज्य तथा सरकार दोनों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या होता है? व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है, व्यवस्थापिका पर निर्भर होता है, न्यायपालिका पर आश्रित होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, ऑप्शन डी मतदाताओं के प्रति, और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अभी आपने जस्ट देखा और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या फ्रांस में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। अमेरिका विश्व का पहला देश है जहां इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई, जो आगे चलकर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। विश्व में सबसे पहले अमेरिका में लिखित संविधान की भी व्यवस्था की गई। ब्रिटेन को संसदीय शासन व्यवस्था की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन का विकास परंपरा एवं रीति रिवाजों के आधार पर हुआ, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को विकसित संविधान कहा जाता है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्यकारिणी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। फिलहाल देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती वह क्या है? लिखित संविधान, कठोर या अनमनीय संविधान, राजनीतिक दल या स्वतंत्र न्यायपालिका? और अगर यहां पर आपने लिखित संविधान टिक किया है तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में क्या होता है? व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बी, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदात्मक शासन प्रणाली में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। तो राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर है? ऑप्शन ए, संसद की सर्वोच्चता। ऑप्शन बी, व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। ऑप्शन सी, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। ऑप्शन डी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, सीमित शक्ति प्राप्त होती है, नामात्र की शक्ति प्राप्त होती है या कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नामात्र की शक्ति जो है उसे प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है? आनुवांशिक व्यक्ति, निर्वाचित प्रतिनिधि, मनोनीत व्यक्ति या संवैधानिक प्रधान? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक प्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? एक स्थान से शासन का ना होना, केंद्र सत्ता ही सब कुछ ना हो, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें, एक केंद्रीय शासन हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब संघात्मक संविधान के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। तो शक्तियों का विभाजन, दूसरा संविधान की सर्वोपरिता, तीसरा है लिखित संविधान, चौथा है संविधान की अपरिवर्तनशीलता, अगला है केंद्र एवं राज्य में दोहरी सरकारें और न्यायपालिका का प्राधिकार। ये संघात्मक संविधान के कुछ सामान्य लक्षण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर आप सभी के सामने है कि भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए, संविधान लिखित है इसलिए, या संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, या मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है? टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन बी, विधायिका कार्यपालिका संबंध, ऑप्शन सी, कार्यपालिका न्यायपालिका संबंध, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और अगर यहां पर आपने राइट आंसर ऑप्शन डी चुना है तो ये आपका गलत हो जाएगा और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधायिका एवं कार्यपालिका संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये तो उसकी विशेषता है। कार्यपालिका का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है, ये भी विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन की। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जब दो विशेषताएं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की
अनिवार्य विशिष्टता है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था? तो राइट आंसर यहां पर बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, संघात्मक व्यवस्था में द्विसदनवाद जो है वो देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? अध्यक्षीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है? अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति जो है वो भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है। बाकी अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य सूची पर संघ द्वारा कानून बनाने आदि की शक्तियां जो हैं वो एकात्मक विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है? प्रशासनिक एकता, प्रशासनिक शक्ति संपन्नता, राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय? और राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? स्ट्रॉन्ग, गवर्नर, बिलोबी और फाइनल? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दोहरी नागरिकता या अस्थायित्व? तो यहाँ पर ऑप्शन सी और डी अपने आप कट जाएंगे क्योंकि ये निगेटिव है, एकात्मक व्यवस्था के अगेंस्ट है और शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी इसके अगेंस्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डाइसी के अनुसार एक केंद्रीय सत्ता के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन कहलाता है। वहीं फाइनर कहते हैं कि एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन, सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है और जिसकी इच्छा एवं उसके अधिकारी समस्त क्षेत्र पर कानूनन सर्वशक्तिमान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण? और राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधि तथा जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो जानी जाती है? एकात्मक सरकार के रूप में, संघात्मक सरकार के रूप में, संस्थात्मक सरकार के रूप में या अध्यक्षात्मक सरकार के रूप में? और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अगर यहाँ पर आपने ऑप्शन डी चुना है तो गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीय शक्ति में निहित होती, यह कथन किसका है? फाइनर, गार्नर, बिलोबी या डाइसी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाइसी। ए बी डाइसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट की कानून निर्माण की शक्ति को देखते हुए उपर्युक्त स्टेटमेंट जो है वो उद्धृत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकात्मक राज्य है? यानी यहाँ पे चार ऑप्शन है, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूके। इसमें से एकात्मक राज्य का उदाहरण कौन सा है उसे बताना है। तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो है वो एकात्मक राज्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? यहाँ पे एक प्रश्न ये बन सकता है कि परायेपन की संकल्पना किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी। अब किस पुस्तक में दी है यह प्रश्न पूछा गया है। डास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में परायेपन की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म को इसमें फाइंड आउट करना। एक तरफ शासन व्यवस्थाओं के प्रकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित देश दिए गए हैं और कौन सा यहाँ पर गलत है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
संसदात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड, जापान, चीन और फ्रांस में नहीं पाई जाती। बाकी सारे सही सुमेलित है शासन व्यवस्था से और उनसे संबंधित देश। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, कौन सा देश अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? भारत, कनाडा, फ्रांस और इंग्लैंड। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। 1958 में फ्रांस के 5वें गणतंत्र का संविधान कार्यपालिका के स्थायित्व की व्यवस्था अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अनुरूप करने के उद्देश्य से प्रेरित रहा। इस संविधान में दो विरोधी सिद्धांतों, स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व को मिलाने का प्रयत्न किया गया। या अध्यक्षात्मक एवं संसदीय प्रणाली का मेल करके एक ऐसा प्रतिमान प्रस्तुत करता है जिसे फ्रांस के लेखक प्रेसिडेंशियलिस्ट व्यवस्था कहकर पुकारते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है? डाइसी, रूसो, गार्नर या स्ट्रॉन्ग? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्ग। किसी भी देश का संविधान वहां की राजनीतिक प्रक्रिया के लिए वैध ढांचा प्रस्तुत करता है। सीएफ स्ट्रॉन्ग ने संविधान का लक्ष्य स्वीकार करते हुए कहा है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है, यानी संविधान जो है सरकार के निरंकुश कार्यों पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने आने जा रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आ गया आप सभी के सामने। प्रश्न है, संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी। यह कथन किसका है? अरस्तू का, ब्राइस का, जेलिनेक का या डाइसी का? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जेलिनेक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी तैयारी करने वाले साथियों में शेयर कर दीजिए और जो भी भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे संघवाद से संबंधित सारे पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सारे भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।